हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जेट स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयर मास के बारे में और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फ्रंट्स के बारे में। बिकॉज फ्रंट को समझने से पहले हमें एयर मास क्या होता है इसके बारे में समझना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए, एयर मास होता क्या है। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एयर और मास, मतलब यहाँ पे एयर के मास के बारे में बात करेंगे। तो देखो, एयर का मास हमें कब फील होगा, जब एयर एक बहुत बड़े एरिया पर फैली हुई हो। क्योंकि एयर का अगर देखोगे, अगर मैं कहूँ कि बहुत कम एरिया अगर हम लेते हैं एयर का, तो उसका कोई मास नहीं होगा, है ना। जनरली हम कहते हैं ना कि एयर का कोई मास नहीं होता। बट अगर यही एयर बहुत बड़े एरिया पे फैली हो, थाउजेंड ऑफ किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे फैली हो, तो उसका भी क्या होगा, एक मास होगा। और वो एयर मास हमारी वेदर की जो कंडीशंस है, हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उनको क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। तो इसी को समझना हमें जरूरी है, बिकॉज हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं और क्लाइमेटोलॉजी में एयर मास जो है हमारी क्लाइमेट को अफेक्ट करता है। तो इसीलिए हम एयर मास को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखो, एयर मास होता क्या है। एयर मास, देखो, एयर मास को समझने से पहले ना आपको दो चीज समझनी होगी। आपको पता है, एक चीज होती है वार्म और एक चीज होती है कोल्ड। ठीक है। तो देखो, जब जब हमारी गर्म हवा बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र पर जब फैली होती है, तो वहां पे बन जाता है वार्म एयर मास। और वही हवा अगर एक ठंडे क्षेत्र पर फैली हुई होगी, तो वहां पे हमारा बन जाएगा कोल्ड एयर मास। ठीक है। अब जो है वार्म एरिया कोल्ड एरिया कहाँ मिलेगा। तो जैसे आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के जो इक्वेटर के पास आसपास का एरिया होता है, जो ट्रॉपिकल एरिया होता है, वो हमारा वार्म होता है। तो जो ट्रॉपिकल एरिया पर जो एयर होगी, वो हमारी बनाएगी वार्म एयर मास। और जो पोलर एरिया पे एयर होगी, वो बनाएगी कोल्ड एयर मास। इतनी चीज आपको समझ लेनी चाहिए। मतलब ये बेसिक मैं बता रहा हूँ कि ये दो चीजें ध्यान रखो, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास। वार्म एयर मास नियर द ट्रॉपिकल होगा और कोल्ड एयर मास नियर द पोल्स होगा। और इन्हीं दो एयर मासेस से हम आगे जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट एयर मासेस बनेंगे, उसको इसके बारे में मैं आपको साइंटिफिकली समझा दूंगा। ठीक है। तो ये समझो कि एयर मास होता क्या है। द एयर विद डिस्टिंक्टिव characteristics in terms of temperature and humidity is called an air mass। मतलब एयर की क्या है, डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स हो। मतलब जैसे वार्म एयर मास हो गया, कोल्ड एयर मास हो गया। अब वार्म एयर मास में क्या होगा, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम रहेगी। ठीक है। ऐसी कोल्ड एयर मास में उसकी जो कोल्ड एयर मास की जो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी होगी, वो सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान के चलो, ये यहाँ पे ये अर्थ है और ये इक्वेटर है, और यहाँ पे ये आपका मान के लो 30 डिग्री के आसपास वाला एरिया। तो ये वाला जो एरिया होगा यहाँ पे, ये ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, वार्म एयर मास मिलेगा, और यहाँ पे आपको कोल्ड एयर मास मिलेगा। तो जो कोल्ड एयर मास की जो करेक्टरिस्टिक होगी, वो सेम रहेगी। उसका टेम्परेचर थ्रू आउट सेम रहेगा, उसमें जो ह्यूमिडिटी होगी थ्रू आउट सेम रहेगी उस वार्म एयर मास में। ऐसी जो हमारा कोल्ड एयर मास होगा, उसमें भी क्या होगी, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है। तो यही चीज है कि द एयर विद डिस्टिंक्टिव करेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इज कॉल्ड एन एयर मास। It is large body of air having little horizontal variation in temperature and moisture। देखो, अगर आप जो हमारा जो एयर मास होता है, एयर मास में अगर हॉरिजेंटली आप जाओगे, तो हॉरिजेंटली आपको बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस आपको वहां पे मिलेगा, मतलब बहुत ना के बराबर मिलेगा। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर थ्रू आउट द सेम रहता है किसी भी एयर मास में, अगर आप हॉरिजेंटली जाते हैं। देखो, अगर वर्टिकली जाओगे आप, वो तो बदलेगा ही, लेकिन हॉरिजेंटली क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे देखो, व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर ए होमोजीनियस एरिया फॉर सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम, इट एक्वायर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया। मतलब अब अगर मान लो कोई एयर है, अगर वो किसी कोल्ड सरफेस के ऊपर है, काफी टाइम से कोल्ड सरफेस के ऊपर फ्लो हो रही है, और वहीं पे स्टेबल है। ठीक है। कोल्ड सरफेस के ऊपर स्टेबल है, तो स्टेबल जब रहेगी, तो वो क्या करेगी, उसी सरफेस की, उसी होमोजीनियस एरिया की करेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर कर लेगी। ठीक है। ये यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे एक टर्म आया है सोर्स रीजन। तो सोर्स रीजन क्या होते हैं, सोर्स रीजन क्या होती है, वही होमोजेनियस सरफेसेस होती हैं ओवर विच एयर मासेस फ्रॉम फॉर्म आर कॉल्ड द सोर्स रीजन। मतलब जिन सरफेसेस के ऊपर एयर मासेस बनते हैं, एयर वहां पे स्टेबल रहेगी, तो एयर मासेस बनेंगे, वो हमारी कहलाती है सोर्स रीजन कहलाते हैं। जिन जो है सरफेसेस के ऊपर एयर मास बनेंगे। जैसे
अगर आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ये 0 से 30 डिग्री के आसपास के एरिया है, तो वहाँ पे सरफेस कैसी होगी? वार्म होगी, ठीक है? उसको ऊपर जो बनेगा वो वार्म एयर मास बनेगा। ऐसे पोल्स के आसपास की सरफेस होगी वो कोल्ड होगी, उसके ऊपर जो एयर मास बनेगा वो कोल्ड बनेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। The main source region are the high pressure belts in the subtropics एंड अराउंड द पोल। तो मैंने क्या बताया कि दो जो होती हैं मेन सोर्स रीजन होते हैं। एक तो 30 डिग्री के आसपास का जो एरिया होता है वो हाई प्रेशर बेल्ट का एरिया होता है, इसको हम सब ट्रॉपिकल रीजन भी कहते हैं। और एक होता है अराउंड द पोल। अराउंड द पोल वाला रीजन भी, वहां पर भी क्या होता है, एक हाई प्रेशर वाला एरिया होता है, ठीक है? जहाँ जो एरिया देखो एरिया जो ठंडा होगा ना वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। अब यहाँ पे सब ट्रॉपिकल के पास भी हाई प्रेशर होता है, बट यहाँ पे जो हाई प्रेशर होता है वो ड्यू टू द टेम्परेचर नहीं होता है, ड्यू टू द डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ के कारण होता है। जब मैंने आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ाई थी तो मैंने बताई थी कि यहाँ पर ये जो एयर होती है यहाँ पर आकर के सबसाइड करती है, सब्सिडेंस होता है एयर का, इसकी वजह से 30 डिग्री के आसपास यहाँ पर आपको हाई प्रेशर मिलता है। तो जहाँ पर हाई प्रेशर मिलेगा वही आपके मेनली वहाँ पर क्या होते हैं, सोर्स रीजन होते हैं। तो दो सोर्स रीजन है, एक तो हाई प्रेशर बेल्ट वाला एरिया है कहाँ पे, सब ट्रॉपिक्स के पास में, और एक पोल्स वाला एरिया होता है। तो source region establishes the heat balance moisture equilibrium with the overlaying air mass। अब जो हमारा source region होता है उसके ऊपर जो एयर मास होगा उसके साथ में वो क्या करते हैं, हीट बैलेंस और मॉइस्चर का इक्विलिब्रियम बनाते हैं, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कोई कोल्ड सरफेस है, ठीक है? अब कोई कोल्ड सरफेस है तो वहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोल्ड सरफेस है, पोल के आसपास का एरिया है, उसके ऊपर जो मास होगा, तो मान लो कि इसके ऊपर कोई एयर आई और ये एयर वो वार्म है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, तो वो क्या करेगी, उस जो पोल्स के आसपास का जो सोर्स सरफेस है वो ठंडी है, तो जो वार्म एयर मास उसके ऊपर का होगा वो उसके साथ इक्विलिब्रियम बनाने की कोशिश करेगा, मतलब टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को इक्वल करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा व्हेन एन एयर मास मूव्स अवे फ्रॉम ए सोर्स रीजन द अपर लेवल मेंटेन्स द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। अब देखो ये कह रहा है कि व्हेन एन एयर मास मूव्स अवे फ्रॉम ए सोर्स रीजन, जब कोई एयर मास जो है सोर्स रीजन से दूर जाता है तो जो उसका अपर लेवल होता है किसका, एयर मास का, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सेम रहती हैं, ठीक है? अब देखो भाई, अब मान के चलो एयर मास आप एक 3D फॉर्म में मान के चलो, 3D फॉर्म मान लो एयर मास, इसकी एयर मास है, यहाँ पे कोई सरफेस मान लो, ये सरफेस है, तो इसके ऊपर वाला जो एरिया होगा, ये वाला एरिया, इसमें जो टेम्परेचर रहेगा वो सेम रहेगा, बिकॉज अगर ये मान के चलो ये पोल से मान के चलो ये अगर ट्रॉपिकल एरिया में जा रहा है तो ऊपर वाला जो मास, जो ऊपर वाले जो आपका कह सकते हो कि एयर मास का अपर सरफेस है वो वहाँ पे जो टेम्परेचर और मॉइस्चर रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन नीचे वाली जो रहेगी यहाँ पे लेयर जिसके कांटेक्ट में रहेगी, जो सरफेस कांटेक्ट में रहेगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो यही यहाँ पे कहने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। अब हम बात देखेंगे कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एयर मास। तो यहाँ पे अब आप एयर मास समझ गए होंगे। एयर मास नथिंग, ये क्या है, एयर जब बहुत बड़े एरिया पर जब फैली हुई होती है तो उसका अपना एक मास हो जाता है, ठीक है? और वही मास जो है वो 2 टाइप का हो जाता है, वार्म एयर मास और कोल्ड एयर मास, ठीक? अब देखो कंडीशन क्या है कि एयर मासेस के बनने की कंडीशन क्या-क्या होती हैं? तो कंडीशंस होती हैं, एक तो होमोजेनियस सरफेस होनी चाहिए और आइसोट्रोपिक सरफेस होनी चाहिए। इसके अलावा लैक ऑफ टर्बुलेंस, एयर में टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। अगर एयर में टर्बुलेंस रहेगा तो एयर मास जो है, एयर क्या होगी, फ्लो होगी, स्टेबल रह नहीं पाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है टर्बुलेंस नहीं होना चाहिए। लैक ऑफ कन्वेक्शन इन एयर, कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वेक्शन का मतलब है कि एयर जब गर्म होकर ऊपर उठती है तो उसे हम कन्वेक्शनल प्रोसेस के द्वारा उठती है ऊपर, ठीक है? तो कन्वेक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब एयर का मतलब जो वहाँ पे जो है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होना चाहिए, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम होना चाहिए एयर मासेस में, ठीक? सबसाइडिंग एयर विद हाई प्रेशर। अब देखो ये भी एक आइडियल कंडीशन है कि जब एयर ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होती है, जैसे 30 डिग्री के आसपास का एरिया मैंने बताया था, 0 डिग्री का है, तो यहाँ से एयर उठेगी तो 30 डिग्री के आसपास आकर के क्या होती है, वो सबसाइड हो जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर एक सेल बनता है, हेडली सेल, मैंने आपको बताया था। तो जो 30 जब सबसाइडिंग एयर होगी तो वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर जब बनेगा तो वहाँ पर क्या बनेगा, एयर मास भी वहाँ पर बनेगा। एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड एंड फ्रिक्शन भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एयर मासेस के बनने के लिए।
अब देखो साइज़ एंड डायमेंशन क्या है? साइज़ जो होता है जो है इसका एयर मासेस का, वो हाइट जो होती है इसकी 18 टू 12 किलोमीटर होती है और कहाँ तक होता है एयर मासेस? ट्रोपोपॉज़ तक ये पाया जाता है और विड्थ इसकी 100 ऑफ किलोमीटर्स होती है और लैटिट्यूडल एक्सटेंट जो है ये आपका 3000 से 6000 किलोमीटर के बीच तक का एरिया कवर करता है ये हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एयर मासेस। तो एयर मासेस का जो क्लासिफिकेशन अगर सरफेस के बेस पे देखें, तो जैसे आपको पता है कि हमारी अर्थ पर जो है 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉन्टिनेंट आपको मिलेंगे और एक आपको ओशियन मिलेंगे, ठीक है? तो कॉन्टिनेंट तो यहाँ पे नेचर ऑफ द सरफेस के बेस पे अगर हम एयर मास को जो है क्लासिफिकेशन करें, तो एक तो कॉन्टिनेंटल एयर मास मिलेगा और आपको एक मरीन एयर मास मिलेगा। मरीन मतलब रिलेटेड टू द ओशियन, ठीक है? तो जो एयर ओशियन के ऊपर होगी उसको हम क्या कह देंगे? मरीन एयर मास कह देंगे। जो कॉन्टिनेंट के ऊपर होगी उसको हम क्या कह देंगे? कॉन्टिनेंटल एयर मास कह देंगे। सोर्स रीजन के आधार पे देख लें तो सोर्स रीजन के बेस पे पोलर और ट्रॉपिकल होगा। देखो पोलर एयर मास होगा और ट्रॉपिकल एयर मास होगा। मतलब जो कल जो एरिया है उसके ऊपर जो एयर मास स्टेबल होगी उसको हम ट्रॉपिकल एयर मास कह देंगे और पोलर एरिया पे जो एयर मास पाया जाएगा उसको हम पोलर एयर मास कह देंगे। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो कोल्ड और वार्म होता है और अगर हम एटमॉस्फेरिक कंडीशन के बेस पे देखें तो स्टेबल और अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पे अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासिफाइड करें तो ब्रॉडली इसको हम 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो पोलर और सेकेंडली ट्रॉपिकल एयर मासेस में इसको ब्रॉडली हम क्लासिफिकेशन इसका कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ना एक डायग्राम की मदद से आपको समझाऊँगा। यहाँ ये देखिए। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो सिंबल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ P फॉर क्या है? P का मतलब यहाँ पे होता है पोलर। P का मतलब क्या है? पोलर है और T का मतलब ट्रॉपिकल है, C का मतलब कॉन्टिनेंटल है, M का मतलब मैरीटाइम मतलब रिलेटेड टू द ओशियन और K का मतलब है हीटेड फ्रॉम बिलो मतलब हीटेड फ्रॉम बिलो। K का मतलब क्या है? हीटेड फ्रॉम बिलो और W का मतलब है कूल्ड फ्रॉम बिलो, ठीक है? और S का मतलब है स्टेबल अलोफ्ट और यू का मतलब होता है अनस्टेबल अलोफ्ट, ठीक है? अलोफ्ट का मतलब एयर मासेस आप समझ सकते हो। स्टेबल जो कंडीशंस होती हैं वो हमारी एस से डिनोट की जाएंगी और यू से डिनोट की जाएंगी अनस्टेबल कंडीशंस, ठीक है? अब यहाँ पर देखो अनस्टेबल और स्टेबल का मतलब क्या है? देखो अगर एयर ऊपर की तरफ उठ रही है, नीचे से ऊपर की तरफ उठ रही है तो उसको हम कहते हैं अनस्टेबल कंडीशन और ऊपर से नीचे की तरफ अगर सबसाइड कर रही है एयर तो उसको हम कहते हैं स्टेबल कंडीशन। ये मैंने आपको जब प्रेशर बेल्ट पढ़ाई थी तब मैंने आपको बताया था। जब मैंने जो ट्राई सेलुलर मॉडल जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि एयर कब ऊपर उठेगी, कब सबसाइड करेगी, ठीक है? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। फिलहाल यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि जो एयर मासेस होते हैं वो किस तरीके से हम क्लासिफाई यहाँ पर करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि बेसिक जो क्लासिफिकेशन है एयर मासेस का वो 2 टाइप से होता है। एक तो पोलर एयर मास है और ट्रॉपिकल एयर मास है। मतलब क्या है कि अगर जैसे मान के चलो यहाँ पे अर्थ मैंने बताया था अर्थ है, तो अर्थ के जो 0 से 30 डिग्री के आस-पास तक का एरिया है वो ट्रॉपिकल एरिया में आ जाता है और अगर आप देखोगे जो है 60 से ऊपर तक का जो एरिया आता है वो हमारा कह सकते हो पोलर एरिया में आ जाता है। या हम ये मान सकते हैं मोटा-मोटा हम ये मान लें कि 0 से लेके 45 तक का एरिया जो है ट्रॉपिकल एरिया, 45 से ऊपर तक का जो एरिया हम मान के चलें वो हम पोलर एरिया में कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं। हालाँकि पूरी तरीके से पोलर एरिया नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो कंपैरेटिवली ठंडा रहेगा। कहाँ का? 45 डिग्री से ऊपर का जो टेम्परेचर रहेगा वो ठंडा रहेगा और 45 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर जो रहेगा वो यहाँ पर गर्म रहने वाला है, ठीक है? तो हम यहाँ पे 45 डिग्री से 0 से 45 डिग्री के बीच तक के एरिया को हम ट्रॉपिकल एरिया मान सकते हैं और 45 से ऊपर तक के एरिया को हम क्या मान सकते हैं? हम यहाँ पे पोलर एरिया मतलब एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है? तो एयर मासेस हमने 2 टाइप में क्लासिफाई यहाँ पर कर लिए, पोलर एयर मास, ट्रॉपिकल एयर मास, ठीक है? ट्रॉपिक्स पे जो एयर होगी उसको हम ट्रॉपिकल एयर मास कहेंगे, पोलर पे जो एयर होगी उसको हम पोलर एयर मास कहेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब आप बताओ पोलर पे भी भाई पोलर पे अगर आप देखोगे अर्थ में तो पोलर के जो पोलर एरिया होगा वहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट पाए जाएँगे, वहाँ पर भी हमारे ओशियन पाए जाएँगे। तो वहाँ पर इसको हम कह देंगे कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। मतलब पोलर वाले एयर मास को हमने 2 टाइप में क्लासिफाई कर लिया क्योंकि पोलर में कॉन्टिनेंट भी पाए जाएँगे, पोलर में ओशियन भी पाए जाएँगे। तो कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे जो एयर मास होगा उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास।
और जो मरीन मतलब ओशियन वाला जो पोलर में जो ओशियंस होंगे वहां पे जो एयर मास होगा उसको हम कहेंगे मरीन पोलर एयर मास। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना सी जो है स्मॉल में होगा, पी जो है यहाँ पे कैपिटल में होगा। ऐसी एम यहाँ पे स्मॉल में होगा, पी कैपिटल में होगा। ठीक है, ऐसी यहाँ पे आ जाओ, ऐसी ट्रॉपिकल जो हमारा एरिया होगा वहां पे हमारा कॉन्टिनेंट भी होगा, वहां पे हमारा ओशियन भी होगा। तो जहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट होंगे तो वहां पे हम कह देंगे उसको कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। और यहाँ पे जो हमारा ट्रॉपिक्स में जो ओशियन वाला एरिया होगा उसमें हम कह देंगे मरीन ट्रॉपिकल एयर मास। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कॉन्टिनेंटल जो पोलर एयर मास है इसको भी हमने दो भागों में क्लासिफाई कर लिया, CPK और CPW। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताओ भाई, जो हमारा CPK है, देखो यहाँ पे K का मतलब मैंने क्या बताया था, कूल्ड फ्रॉम बिलो, सॉरी हीटेड फ्रॉम बिलो, और W मैंने बताया था कूल्ड फ्रॉम बिलो। अब यहाँ पे क्या है, देखो जो हमारा कॉन्टिनेंटल पोलर वाला एरिया होगा तो वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी जो है ऐसा नहीं है कि उस पूरे वाले जो है एरिया में आपकी सेम कंडीशंस पाए जाएंगे, सेम टेम्परेचर पाया जाएगा। वहां पे भी आपको ये देखोगे कि जो 45 से मैंने ऊपर तक का जो एरिया बताया था, 45 से 90 तक के एरिया बताया था, तो 45 से अगर हम इसको दो भागों में डिवाइड कर ले, 45 से 60 तक के एरिया में यहाँ पर टेम्परेचर कहीं ना कहीं ज़्यादा पाया जाएगा, और यहाँ पर टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो है कम पाया जाएगा 60 से ऊपर वाले एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास को हमने दो भागों में डिवाइड कर लिया कि CPK मतलब यहाँ पे जो जहाँ पे ये 45 से 60 तक के बीच का एरिया होगा, यहाँ पे जो सरफेस का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं हीट फ्रॉम बिलो, मतलब हीटेड फ्रॉम बिलो का मतलब ये हुआ, इसको हम CPK कह देंगे। और ऐसे ही CPW कॉन्टिनेंट में जहाँ पे टेम्परेचर आपका बहुत कम होगा, तो W का मतलब होता है कूल्ड फ्रॉम बिलो, मतलब जहाँ पे जो सरफेस होगी वो कूल्ड होगी। ऐसे ही MP को भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। MP के मतलब जो हमारा ओशियन होगा, ओशियन का टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि पूरे ओशियन का टेम्परेचर सेम रहता है, कहीं कहीं पे जो हमारा ऐसे अर्थ है तो अर्थ में 45 से 60 90 तक का एरिया जो है हमारा क्या है, ये हमारा पोलर में है मान के चलो। अगर ये हमारा पोलर में है तो भाई 45 से 60 तक का एरिया यहाँ पे जो ओशियन होगा इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर वाले का टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, तो यहीं पे हमने जो है MPK लगा दिया, यहाँ पे हमने MPW लगा दिया, बिकॉज जो 45 से 60 तक का एरिया होगा वो हीट फ्रॉम बिलो होगा, तो हीट फ्रॉम बिलो के लिए हम K यूज करते हैं। और ऐसे ही अगर कूल फ्रॉम बिलो है तो वहाँ पे हम W यूज करते हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन हमने सेम यहाँ पे लगा दी है, CTK CTW और MTK MTW। ठीक है, सेम एज जो होगा वो ट्रॉपिकल के आसपास भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आ रहा है, U और S। तो U का मतलब होता है अनस्टेबल और S का मतलब होता है स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अनस्टेबल का मतलब होता क्या होता है, जहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन पाई जाए, जहाँ पे एयर जो है ऊपर की तरफ, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और एयर वहां पर गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठ जाए। जैसे हमारा कौन सा एरिया होता है, जो हमारा ITCZ वाला एरिया होता है, ITCZ वाला एरिया, वहां तो हमारा ITCZ के आसपास वाला जो एरिया होता है, जैसे मान लो 0 से 5 डिग्री तक का एरिया तो ITCZ होता है, वहां तो काम मतलब एयर काम होती है। लेकिन जो 5 डिग्री के आसपास का एरिया होता है वहां पे क्या होती है, सन की रेज डायरेक्टली एक वर्ष में दो बार पड़ती है, तो वहां पे जो गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा होती है। जब गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा सरफेस का, और टेम्परेचर सरफेस का ज्यादा होगा तो वहां पे एयर गर्म होकर के ऊपर उठेगी, कन्वेक्शनली ऊपर उठेगी। जब ऊपर उठेगी तो वहां पे अनस्टेबल कंडीशन आ जाएंगी, अनस्टेबल कंडीशन आ जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसे पोलर के पास में भी आपकी क्या होंगी, कहीं पे जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वहां पे एयर जो है ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, ऊपर की तरफ उठेगी। जब वो ऊपर की तरफ उठेगी तो जैसे आपको पता होगा, जैसे हमने ट्राई सेलुलर मॉडल जब पढ़ा था, तो जब ट्राई सेलुलर मॉडल जब पढ़ा था हमने, तो वहां पे जो देखा था, जो लास्ट वाला जो था पोलर सेल में जो लास्ट वाला जो था, तो वहां पे एयर जो है ऊपर की तरफ उठ रही थी। ठीक है, ऊपर, क्योंकि वहां पे जो टेम्परेचर था कंपेरेटिवली ज्यादा था, ठीक है, पोल से। तो इसलिए यहाँ पे अनस्टेबल कंडीशन आ जाएंगे पोल्स पे, और स्टेबल कंडीशंस भी पोल्स पे आती हैं, बिकॉज एयर वहां पे सबसाइड भी होती है। ऐसे ही हम देखेंगे किसमें, ऐसे ही हम देखेंगे वार्म के लिए, जो है कूल्ड फ्रॉम बिलो के लिए भी सेम कंडीशन यहाँ पर आपको मिलेगी। तो ये सारी कंडीशन आपको सभी में मिल जाएगी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर इस तरीके का ये क्लासिफिकेशन आई होप का आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस जो मैंने इसके लिए किया है ना वो वही सेम आपको सभी के लिए करना है, इन सभी के लिए वही सेम करना है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर देखो, अब आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जो सिटी दिख रहा है आपको, तो ये कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ पे सिटी का मतलब क्या हुआ, सिटी का मतलब हुआ कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एरिया। तो ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, 0 से लेकर के 40 डिग्री के बीच तक का एरिया वो कॉन्टिनेंटल एरिया में काउंट होता है। तो सिटी यहाँ पे कर दिया इन्होंने। ये देखो पोलर के आसपास का एरिया, तो यहाँ पे सीपी कर दिया है। यहाँ देखो मैरीटाइम पोलर मतलब ओशियन है यहाँ पे, तो पोलर वाला एरिया तो मैरीटाइम पोलर कर दिया। ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉन्टिनेंटल पोलर कर दिया। ये सारा एरिया कॉन्टिनेंटल पोलर का होगा, और जहाँ पे ओशन होगा वहाँ पे एमपी होगा। ऐसे यहाँ देखो सीटी है, ठीक है, यहाँ एमटी है क्योंकि यहाँ पे ओशन है और ट्रॉपिकल एरिया है। यहाँ पे भी सीटी है, जहाँ पे कॉन्टिनेंट होगा वहाँ सीटी आएगा, जहाँ पे ओशन होगा वहाँ एमटी आएगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ऐसे ये देखो, ये आपका एमटी है क्योंकि 40 डिग्री तक के बीच का, 0 से 40 तक के बीच का एरिया जो है, 40 से 45 आप कह लो कि बीच तक का एरिया जो होता है आपका ट्रॉपिकल में काउंट हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है एम ई, तो एम ई का मतलब क्या है, यहाँ पे मैरीटाइम इक्वेटोरियल, क्योंकि इक्वेटर के आसपास का जो यहाँ पे रहेगा वो मैरीटाइम इक्वेटोरियल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे भी एम ई दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैरीटाइम इक्वेटोरियल वाला यहाँ पर ये कहलाएगा, ठीक है। और ये आपका एमपी है, और ये आपका सी ए है, मतलब कॉन्टिनेंटल आर्किटिक एरिया, कॉन्टिनेंटल आर्किटिक वाला ये कहलाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भाई राजस्थान का बताओ, राजस्थान का आप कैसे बताओगे, ठीक। तो राजस्थान में आप देखोगे कि राजस्थान एक कहाँ पर है, कॉन्टिनेंटल है, दूसरा ट्रॉपिकल है, ठीक है, दूसरा क्या है, ट्रॉपिकल भी है। और वहां पर आपको कूल्ड फ्रॉम बिलो है या हीट फ्रॉम बिलो है, तो आप कहोगे सर हीटेड फ्रॉम बिलो रहेगा। किसमें, जून की बात कर रहा हूँ मैं, जून में जब गर्मी होती है तो हीटेड फ्रॉम बिलो रहेगा। तो जून में जो है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्मॉल के आ जाएगा, ठीक है। और कंडीशन स्टेबल रहेगी या अनस्टेबल रहेगी, जब हीटेड रहेगा तो कंडीशन अनस्टेबल रहेगी, तो अनस्टेबल का मतलब हो जाएगा यू, तो सी टी के यू यहाँ का राजस्थान का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप चाहो तो अलग अलग का भी कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग जो कंट्रीज हैं, जैसे आपसे पूछ ले कि रशिया का बताओ, जो साइबेरियन रीजन है, तो वहां पर साइबेरियन रीजन में क्या होगा, आपका सीपी होगा, ठीक है, सीपी हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ये कूल्ड फ्रॉम बिलो है या हीटेड फ्रॉम बिलो रहेगा, तो ये आपका कूल्ड फ्रॉम बिलो रहेगा, तो यहाँ पे क्या यूज हो जाएगा, डब्ल्यू यूज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ से इस डायग्राम से आपको यहाँ पे चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पे समझाया गया है दैट फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर रिकॉग्नाइज्ड, एम्प्टी, मैरीटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरीटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्किटिक। सीए जो होता है कॉन्टिनेंटल आर्किटिक होता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताई गई हैं, कोल्ड एयर मास, ठीक। अब देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल एयर मासेस जो होते हैं वो दो टाइप जो होते हैं वो वार्म होते हैं, और पोलर एयर मासेस जो होते हैं वो कोल्ड होते हैं, ठीक है। द हीट ट्रांसफर प्रोसेस दैट वार्म्स और कूल्स द एयर टेक प्लेस स्लोली। अब जो हीट ट्रांसफर प्रोसेस होता है ना वो बहुत स्लोली होता है, ठीक है। कोल्ड एयर मास क्या है, एक कोल्ड एयर मास इज वन दैट इज कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस। अब जैसे कोई भी अंडरलाइंग सरफेस है, मान के चलो यहाँ, ये आपकी क्या होनी चाहिए, गर्म होनी चाहिए, उसके ऊपर का जो एयर मास होना चाहिए वो नीचे वाली सरफेस से, अंडरलाइंग जो सरफेस है उससे ठंडा होना चाहिए, मतलब उसका टेम्परेचर ऊपर वाली सरफेस का जो एयर मासेस है उसका कम होना चाहिए, और जो अंडरलाइंग सरफेस है उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी वो कहलाएगा कोल्ड एयर मास, ठीक है। इज एसोसिएटेड विद द इनस्टेबिलिटी एंड एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस बिकॉज मॉइस्चर एंड वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है। तो कोल्ड एयर मास क्या होता है, इज वन दैट इज कोल्डर देन द अंडरलाइंग सरफेस एंड इज एसोसिएटेड विद द इनस्टेबिलिटी, मतलब वहां पे क्या होगी, इनस्टेबिलिटी ज्यादा होगी और एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस ज्यादा होगा, ठीक है। कोल्ड सोर्स रीजन कौन कौन से हैं, जैसे आर्कटिक ओशन है, साइबेरियन है, नॉर्थ कनाडा है, ये आपके क्या हैं, ये सारे जो हैं आपके पोलर एयर मासेस हैं, ठीक है। सदर्न ओशन है यहाँ पे, ठीक। वार्म एयर मासेस क्या होता है, वार्म एयर मासेस इज वन दैट इज वार्मर देन द अंडरलाइंग सरफेस एंड इज एसोसिएटेड विद द स्टेबल वेदर कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वार्म एयर मास जो है उसमें स्टेबल वेदर कंडीशन होती है, और जो कोल्ड एयर मास होते हैं उनमें
अनस्टेबल होती है, बिकॉज़ अब देखो कोल्ड एयर मास में क्या होगा, सरफेस जो होगी वो आपकी मतलब गर्म होगी किससे? एयर मास से, जो उसके ऊपर जो कोल्ड एयर मास है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो एयर उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, गर्म होकर के ऊपर उठेगी, तो वहाँ पे अनस्टेबल कंडीशंस बनेंगी और वार्म एयर मास में स्टेबल कंडीशंस बनेंगी, ठीक है? तो वार्म एयर मासेस के जो रीजन्स होते हैं वो आपके सहारा डेजर्ट हैं, और जो ट्रॉपिकल ओशियंस होते हैं वो आपके रीजन्स होते हैं किसके? वार्म सोर्स रीजन्स के, ठीक? इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं एयर मासेस के ऑन द वर्ल्ड वेदर? तो इन्फ्लुएंसेस क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एयर मास व्हिच इन्फ्लुएंस द अकम्पनिंग वेदर आर वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर कंटेंट। तो जो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर मासेस का, वो अलग होता है और वही अफेक्ट करता है किसको? वही अफेक्ट करता है वर्ल्ड की वेदर को। द एयर मासेस कैरी एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर फ्रॉम ओशियंस टू कॉन्टिनेंट्स एंड कॉजेज प्रेसिपिटेशन ओवर द लैंड मास। अब जो एयर मासेस होते हैं, जो आपके मरीन एयर मासेस हैं, मरीन के ऊपर हैं, वो क्या करते हैं, वहाँ मरीन से, समुद्र से जो मॉइस्चर लेके जाते हैं कॉन्टिनेंट्स के ऊपर प्रेसिपिटेट कर देते हैं, तो ठीक है, तो वहां से इसकी वेदर भी चेंज हो जाती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द माइग्रेटरी एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस सच एज साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म ओरिजिनेट एट द कॉन्टैक्ट जोन। जैसे आपका वार्म एयर मास है, यहाँ पे कोल्ड एयर मास है, तो ये दोनों एक दूसरे में आपस में लड़ते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होते हैं, साइक्लोन्स जो है वहां पे साइक्लोन्स की उत्पत्ति होती है। तो वो हम पढ़ेंगे फ्रंट्स में, वो हम कहाँ पढ़ेंगे? फ्रंट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास की कुछ करेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये ड्राई होता है, कोल्ड है और स्टेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। जो पोलर एयर मास होता है, पोलर एयर मास, इसमें यहाँ पे जो कंडीशंस मिलेंगी वो स्टेबल मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे एयर जो है नीचे सबसाइड करेगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैरीटाइम पोलर एयर मास की बात करें तो ये 40 से 60 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में पाया जाता है, क्योंकि यहीं पर आपको ओशन आपके मोस्टली मिल जाते हैं। और यहाँ पर दीज सोर्स रीजन आर कूल, मॉइस्ट भी होगा और अनस्टेबल होगा। जहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा होगी वहाँ पे अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, समझ रहे हो? दीज आर द रीजन्स विच कैन नॉट लाई स्टेगनेंट फॉर लॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, जो मैरीटाइम पोलर एयर मासेस होते हैं, यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो ओशियन जो होता है वो वार्म होता है, और उसको ऊपर की जो एयर होती है वो ठंडी होती है। तो यहाँ पे क्या बन गया? कोल्ड एयर मास बन गया। अब कोल्ड एयर मास बन गया तो वहाँ पे कंडीशंस क्या हो जाएंगी? अनस्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, कोल्ड एयर मास में क्या होता है कि जो अंडरलाइन सरफेस होगी वो वार्म होगी, किससे? जो ऊपर एयर उसकी होगी। अब ओशियन में क्या होता है? ओशियन वो भी कहाँ पर है? ओशियन है वो भी पोलर के पास के ओशियन है। अब पोलर के पास के जो ओशियन होंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा। अब आप कहोगे सर ज्यादा क्यों होगा, वहां तो पोलर्स पे हैं वो। लेकिन पोलर पे होता क्या है, क्योंकि हमारी जो ओशियन करंट चलती हैं, ठीक है, वार्म ओशियन करंट चलती हैं, तो वो गर्म पानी को पोल्स की तरफ ले जाती हैं। तो कंपेरेटिवली कॉन्टिनेंट से ठंडे हो गर्म होते हैं क्या हमारे जो ओशन होते हैं, कंपेरेटिवली पोलर के आसपास के जो ओशन होते हैं वो कॉन्टिनेंट से ज्यादा गर्म होते हैं। अब उसके ऊपर एयर मास है तो नीचे क्या हो गया? कूल्ड, सॉरी, मतलब हॉट फ्रॉम बिलो हो गया, हॉट फ्रॉम बिलो। और कोई भी सरफेस जो है हॉट है बिलो से, यानी अंडरलाइन सरफेस हॉट है, उसके ऊपर जो एयर मास है वो ठंडा है, तो उसको हम कोल्ड एयर मास कहेंगे। और कोल्ड एयर मास में जो कंडीशंस होगी वो अनस्टेबल होगी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। और अगर समर में देखें तो वेदर जो होगी वो क्लियर, फेयर और स्टेबल होती है। अगर हम समर में देखें, समर में उल्टा हो जाता है। समर में क्या होता है कि वहाँ पे जो ओशियंस होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, और ऊपर के जो एयर मास होते हैं वो आपके क्या हो जाते हैं? वो गर्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे वार्म एयर मासेस बन जाते हैं। तो ये चेंज होता रहता है प्रोसेस, ठीक है। ऐसे यहाँ पर आप सकते हो तो वेदर जो होगी जो है विंटर में जो यहाँ पे होगी कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास में, वो आपकी स्टेबल होगी, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और समर में क्या हो जाएगी? लेस स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। किसमें? कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास में। विंटर में स्टेबल, समर में अनस्टेबल। और यहाँ पर जो मैरीटाइम पोलर एयर मास है, यहाँ पर विंटर में अनस्टेबल और समर में स्टेबल होगा। यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर आप डायग्राम से समझ सकते हो, ये आपका कॉन्टिनेंटल पोलर है तो कोल्ड ड्राई होगा। मैरीटाइम पोलर में क्या होगा? ये आपका कूल होगा, ठीक है, कूल और ह्यूमिड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ह्यूमिड क्यों लगा दिया हमने? क्योंकि ये आपका समुद्र के ऊपर है, समुद्र के ऊपर है तो मॉइस्चर तो लेगा ही, तो ह्यूमिड हो जाएगा वो, ठीक। कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मासेस, तो ट्रॉपिकल एयर मासेस जो होंगे वो आपके सहारा अफ्रीका रीजन्स में, जो ऑस्ट्रेलिया का जो
डेजर्ट वाला रीजन है वहाँ पर आपके पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर ड्राई, ये क्या होते हैं, ड्राई होते हैं बिकॉज ये कॉन्टिनेंट के ऊपर पाए जाते हैं। मैरीटाइम में क्या होता है, ये आपके वार्म होंगे, ह्यूमिड होंगे और अनस्टेबल भी होंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अनस्टेबल क्यों होंगे, बिकॉज यहाँ पर आपका ये नीचे से जो हमारा ओशन होगा वो समर में क्या होगा, गर्म होगा, समर में गर्म होगा, और ऊपर जो है आपका जो एयर होगी कंपेरेटिवली ठंडी होगी, तो वहां पे कोल्ड एयर मास बन जाएगा। जब कोल्ड एयर मास बन जाएगा तो वहां पे क्या होगा, कंडीशन अनस्टेबल हो जाएगी। किसमें, गर्मियों में बात कर रहा हूँ। अगर सर्दियों में बात करोगे तो ओशन ठंडे हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ ड्यूरिंग विंटर माइल्ड टेम्परेचर ओवरकास्ट स्काई विद फॉग, तो वहां पे जो है आपकी स्टेबल कंडीशंस बन जाएंगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये था आपका आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये एयर मासेस क्लियर हो गए होंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ्रंट्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आगे हम पढ़ने वाले हैं फ्रंट्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।